आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट इतिहास, यानी बीए फर्स्ट ईयर का इतिहास विषय, जिसका 7वां पाठ। इससे पहले जितने भी पाठ पढ़े गए हैं उन सभी पाठों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी के, पॉलिटिकल साइंस के और जनरल हिंदी के, जनरल इंग्लिश के, ये भी आपको मिलेंगे, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और जितने भी आपके जो मॉडल पेपर बनाए गए हैं इस वर्ष के, वो भी आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आप निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन का जरूर अध्ययन करें, वहां जरूर देखें, ताकि आपको पूरा पूरा फायदा मिल सके। आज का जो पाठ पढ़ेंगे, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, या जिसको हम जनपद कहा जाता है, जिसको जैसे महाजनपद जो थे, कितने थे, कैसे थे, क्या था, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और ये पाठ जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी, उन सभी के लिए भी बहुत अच्छा है। जो विद्यार्थी इतिहास को, इस विषय को या इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी मुझे जरूर बताएं कि आपको पाठ समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा। अवश्य ही कमेंट करके बताएं, ताकि इसी प्रकार आगे के जो पाठ है वो आपको बताते रहें। जो विद्यार्थी आईएएस की तैयारी करते हैं, आरएस की करते हैं, कॉलेज प्रोफेसर की करते हैं, व्याख्याता की करते हैं, या अन्य भर्तियों की तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए इतिहास में एक जनपद वाले प्रश्न जरूर आते हैं। तो आप निश्चित रूप से इस पाठ को पढ़ें, तैयार करें। इस पार्ट में से आप अपने नोट्स भी बना लें। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स आया करते थे कि सर हिस्ट्री कब शुरू करोगे, हिस्ट्री कब शुरू करोगे। तो हिस्ट्री का ये तीसरा पार्ट है, वो चल रहा है। इससे पहले 2 पार्ट पढ़ाए गए हैं, वो दोनों पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप ये निश्चित रूप से देखें और पूरा देखें। देख करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए चलते हैं। आज का जो ये पार्ट पढ़ेंगे, इस पार्ट में हम कौन कौन से प्रश्न क्लियर करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहली बात, जनपद का क्या अर्थ है, ये 2 अंकों का प्रश्न पूछा जा सकता है। मौर्य साम्राज्य के पूर्व भारत में प्रमुख महाजनपद एवं उनका विस्तार बताइए, तो ये 4 अंकों का प्रश्न भी हो सकता है, और 20 अंकों वाला भी इसमें से पूछा जा सकता है। संस्थागार का अर्थ समझाइए। महाजनपदों की जो शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था में एक संस्थागार था, तो संस्थागार क्या था, उसके बारे में 2 अंकों का प्रश्न छोटा पूछा जा सकता है। 4 अंकों का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, और ये प्रश्न बहुत बार आता है। ये 20 अंकों वाले प्रश्नों में से आता है। हम पूरा का पूरा देखेंगे। महाजनपद जितने भी, उनका अध्ययन करना, उनकी जानकारी करना आपका यानी जरूरी है। 16 महाजनपदों के गणराज्य की शासन प्रणाली कैसी थी, ये 4 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। प्राचीन गणराज्यों के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे, वो 4 अंकों का भी पूछा जा सकता है इसमें से। तो हमें गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना है, और आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, उसमें आप ऐड हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले चलते हैं कि जनपदों का उदय कैसे हुआ, राज्यों को जनपद क्यों कहा जाता था। देखिए, ऐसा प्रश्न आ जाता है कि क्यों कहा जाता था। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, यानी जैसे मान लो अभी 2000 चल रही है, 2020 चल रही है ना। तो इससे 600 साल पहले, यानी 2600 वर्ष पहले, लगभग 2600-2700 वर्ष पहले की बात है, कि यहाँ पर जो 6ठी शताब्दी है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, को बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस काल में देश की राजनीतिक गतिविधि सुसंगठित होकर के अधिक विकसित होती गई, और उत्तर वैदिक काल तक आर्य राज्यों का आधार जन या जाति था। उत्तर वैदिक काल तक जो जाति या वंश जहां बस जाता था, उसके नाम पर प्रदेश या प्रांत का नाम पड़ जाता था, और ऐसे राज्यों को जन अथवा जातीय राज्य कहा जाता था। तो जनपद क्यों कहा जाता था? जनपद इसलिए कहा जाता था कि जो जाति वहां रहती थी, और उस जाति के नाम पर उसका नाम पड़ जाता, क्योंकि राज्य की कल्पना ही जातीय थी। और उत्तर वैदिक काल के पश्चात भिन्न भिन्न जातियों के प्रदेश में बस जाने के कारण वे जनपद कहलाने लगे। भिन्न भिन्न जातियां हैं, वो वहां पर आकर के बसने लगी, इसलिए उन्हें जनपद कहा गया। कैसे समझ में आ रहा है, आप जरूर बताइएगा। राज्य की कल्पना जातीय के स्थान पर भौगोलिक होती गई, और लोग अब जनपद के नाम से पुकारे जाने लगे। भारतीय राज्यों के विषय में बीसी लो जो है, इतिहासकार है बीसी लो, वो लिखते हैं कि आरंभ में इनमें से अधिकांश में राजा ही शासन करते थे। यूनान के समान भारत में भी एक राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र राज्यों की स्थापना का मूल कारण संभवतः राजाओं की अयोग्यता और अत्याचार रहा होगा। यानी जैसे भाई, जैसे राजतंत्र के स्थान पर अगर लोकतंत्र की स्थापना होना, गणतंत्र की स्थापना होना, इसका कारण क्या है?
दो ही कारण है, या तो राजा अयोग्य था या फिर अत्याचारी था, जिससे लोगों ने क्रांति करके उस राजा को हटा करके और वहां पर गणतंत्र व्यवस्था लागू कर दी। दूसरा प्रश्न आपके इस प्रकार का आ सकता है कि भारतीय राज्यों को महाजनपद कब कहा गया? वो जनपद तो हो गए जब लोग बसने लगे, अब महाजनपद कब कहा जाने लगा? अपने जनपद की सीमा के विस्तार की भावना तथा पारस्परिक के युद्धों से जनपद अपेक्षाकृत विस्तृत हो गए, तब वे महाजनपद के जाने लगे। जैसे जनपद है, एक छोटा स्थान है और वहां के लोग हैं वो आपस में मिलकर के दूसरा जनपद है उसको अपने अधिग्रहण में कर लेते हैं, आगे का कर लेते हैं, इस प्रकार वो एक बड़ा क्षेत्र हो जाता है। और जब वो बड़े होते गए तो उनको महाजनपद कहा जाने लगा। तत्कालीन भारत में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात है। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में यहाँ पर 16 महाजनपद थे, उनका हम एक एक अध्ययन भी करेंगे। भारत में महाजनपद कितने थे उनके नाम लिखिए, उनकी राजधानी तक नाम लिखना है, यानी उनमें से, और उन महाजनपदों के नाम कहां से विदित होते हैं? बौद्ध और जैन ग्रंथों से। बौद्ध और जैन ग्रंथों से ये विदित होता है कि भारत में 16 महाजनपद थे और इन राज्यों में, अधिकांश राज्यों में राजतंत्रात्मक शासन था, यानी राजा हुआ करते थे, परंतु कुछ में गणतांत्रिक शासन भी थी, कुछ में लोकतंत्रात्मक शासन भी था। बौद्ध साहित्य से महात्मा बुद्ध के आविर्भाव से पूर्व तथा उनके समय में महाजनपदों के अस्तित्व का पता चलता है और 16 राज्य जो प्रमुख थे उनको षोडश महाजनपद या 16 महाजनपद कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के समय की बात है। आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं वो है 9610208295। इन पर आप ऐड हो सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, आप ऐड हो सकते हैं और यानी जो समय पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो लेसन अपलोड होता है वो तुरंत मिल जाया करते हैं। अब देखिए ये 16 महाजनपद कौन थे, कौन कौन से थे? एक तो था अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, दूसरा मगध जिसकी राजधानी राजगृह थी, काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वज्जी की राजधानी वैशाली, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, चेदी की राजधानी शक्तिमती नगर, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, शूरसेन की राजधानी मथुरा, अस्मक की राजधानी पोतन, अवंती की राजधानी महिष्मती, गंधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी राजापुरा। ये 16 जो है वो महाजनपद थे। 16 महाजनपदों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। 16 महाजनपदों के अलावा कुछ गणराज्य थे। 16 महाजनपदों के अलावा व्याकरणाचार्य जो पाणिनि थे उनके अनुसार अतिरिक्त राज्य थे मालव, क्षुद्रक, मद्र और शिवी। ये 4 राज्य है वो इन 16 महाजनपदों से अलग थे। कौन से? मालव, शूद्रक, मद्र और शिवी। और इसके अतिरिक्त और अन्य गणराज्य थे। कपिलवस्तु में शाक्य, पावा में मल्ल, कुशीनगर में मल्ल और पिपलीवन के मौर्य, मिथिला के विदय, ये भी कुछ अन्य गणराज्य थे। गणराज्य का थे कुछ लोग मिलकर के, इन कुछ गणों को मिला करके वो शासक बने थे। अब 16 महाजनपदों का अध्ययन देखिए। सबसे पहला अंग है, ठीक है, और ये अंग कहाँ है? आधुनिक बिहार के मुंगेरपुर और भागलपुर में फैला हुआ था। अभी जो वर्तमान में मुंगेरपुर और भागलपुर है वहां पे ये अंग महाजनपद था और चंपा नदी इस महाजनपद को मगध राज्य से पृथक करती थी। चंपा नदी के माध्यम से ये क्या है कि उस मगध से अलग होता था। चंपा और गंगा के संगम पर इसकी राजधानी बसी हुई थी जिसका नाम चंपा था। चंपा नदी थी और गंगा नदी, इन दोनों के संगम पर जो नगर था उसे चंपा नगर ही कहा जाता था और चंपा नगर ही इस अंग देश की राजधानी थी। यहाँ के व्यापारी लोग दूर दूर के देशों से व्यापार करते थे। दक्षिणी अनाम और कोचिन चाइना के हिंदू उपनिवेशों की स्थापना में चंपा नागरिकों के अधिक योगदान, यानी अध्यक्ष जो विदेशों में जो संस्कृति को फैलाने का या वहां पर जब उपनिवेश की स्थापना करने में चंपा नगर के या अंग देश के नागरिकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। तो ये था अंग जो कि बिहार के भागलपुर में फैला हुआ था। 6ठी शताब्दी में अंग देश पर ब्रह्मदत्त नाम के राजा राज किया करते थे और इस राज में इस युग में मगध के शासक थे बिंबिसार, और बिंबिसार ने क्या किया? ब्रह्मदत्त को मार दिया। ब्रह्मदत्त को मार करके और अंग राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार जो अंग राज्य है वो मगध में मिल गया। तो कहने का अर्थ है कि अंग का जो राजा था ब्रह्मदत्त को मार करके बिंबिसार ने अपने राज्य में मिला लिया, तो अंग मिलकर के एक और मगध है वो बड़ा हो गया। अब मगध क्या है देखिए। प्राचीन मगध का राज्य बिहार में गया और पटना जिलों में फैला हुआ था। ये भी बिहार में ही था, गया और पटना जिले इनमें फैला हुआ था। मगध का राज्य उत्तर पश्चिम में गंगा और सोन नदियों से, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला के किनारे तथा जंगल से
और पूर्व में चंपा नदी से सुरक्षित था। यानी कहने का अर्थ है कि ये इन के स्थित बीच में था, गंगा और सोन नदी, विंध्य पर्वतमालाएं, और उसके बाद तो जंगल था, चंपा नदी था, इनके बीच में ये राज्य था मगध। और इसकी राजधानी थी गिरिव्रज। कौन सी राजधानी थी? गिरिव्रज तो राजधानी थी। और बिंबिसार ने इसका बदलकर नाम राजगृह रखा था। अब देखिए यहां से बहुत बड़ी बात आती है कि मगध की राजधानी गिरिव्रज जो था उसका नाम बदल करके राजगृह किसने रखा? वो रखा था बिंबिसार। बाद में इसकी पाटलिपुत्र भी राजधानी बनी, पाटलिपुत्र वर्तमान पटना। ईसा पूर्व की 6ठी सदी के पहले यहाँ ब्रह्मदत्त यानी बृहद्रथ वंश का शासन था। और इस वंश का पतन कब और कैसे हुआ ये विवादास्पद विषय है, यानी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन महात्मा बुद्ध के समय यहाँ पर हर्यक वंश के राजा बिंबिसार शासन करते थे। महात्मा बुद्ध का जो समय था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, तो वहां पर उस समय राजा जो हर्यक वंश के राजा बिंबिसार। तो यहाँ पर देखिए कितने प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। एक तो बिंबिसार ने गिरिवज्र का नाम रख करके और राजगृह रखा, और यहाँ पर बृहद्रथ वंश का शासन था। इसके अलावा बिंबिसार कौन से वंश के थे? हर्यक वंश के थे। और बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य का विकास किया था। मगध साम्राज्य का विस्तार वो बिंबिसार और बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, उन्होंने किया था। तो ये मगध महाजनपद था। इसके अलावा देखिए तीसरा जो तो है वो काशी था। और 16 महाजनपदों में काशी का महाजनपद सबसे अधिक प्राचीन माना जाता है। अगर मान लो प्रश्न आ जाता है कि महाजनपदों में सबसे प्राचीन महाजनपद कौन सा था, देट योर आंसर विल बी काशी। तो आपका उत्तर होगा कि काशी है वो सबसे प्राचीन महाजनपद था। अपनी आध्यात्मिक भौतिक उन्नति के लिए विख्यात था ये। और काशी की धन संपदा और समृद्धि ही उनके पतन का कारण बनी। काशी के पतन का क्या कारण था? उनकी धन संपदा और समृद्धि। क्योंकि धन संपदा और समृद्धि जहां पर होती है तो लोगों की नजर है वो उस पर ज्यादा रहती है, और मौका मिलते वो उसे दबोच लेते हैं। और यही काशी के साथ हुआ। इसकी राजधानी वाराणसी थी, काशी की, जिसका विस्तार 36 मील में था। बौद्ध और जैन ग्रंथों में काशी के महत्व का विवरण मिलता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पूर्व काशी एक स्वतंत्र राज्य था, और इस पर ब्रह्मदत्त के वंशजों ने शासन किया था। अंग देश के राजा जो ब्रह्मदत्त थे उसके वंशजों ने काशी पर भी राज किया था। ये काशी महाजनपद था। और कालांतर में कौशल के शक्तिशाली शासकों ने काशी को स्वतंत्रता का अंत करके और इसे अपने राज्य में मिला लिया। कालांतर में कौशल नरेश जो थे, कौशल राजाओं ने काशी पर अधिकार कर लिया और ये कौशल में मिल गया, तो ये कौशल बन गया। अब कौशल क्या है? यह है आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में फैला हुआ था। कौन से क्षेत्र में? अवध क्षेत्र में फैला हुआ था। और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौन सी थी? श्रावस्ती। अयोध्या और साकेत इसके दो प्रसिद्ध नगर थे। कौशल के दो नगर थे, एक तो अयोध्या और एक था साकेत। इसके दो नगर थे। प्राचीन काल में यहाँ पर सूर्य वंश के प्रतापी शासकों ने शासन किया, जिसमें मानदाता है, सत्यवाद हरिश्चंद्र है, दिलीप है, रघु है, दशरथ है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इन्होंने यहाँ पर कौशल में शासन किया था। कौशल जो महाजनपद था, यहाँ पर शासन करने वाले राजा थे, और इसके अयोध्या और साकेत इसके दो महत्वपूर्ण नगर थे। परंतु ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में कौशल पुनः एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली राज्य बन गया था। बुद्ध के समय यहाँ के राजा प्रसेनजीत थे। बुद्ध के समय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में यह कौशल के राजा कौन थे? प्रसेनजीत थे। और इसने काशी को जीत करके अपने राज्य का विस्तार किया था। काशी को कौशल में मिलाने का काम प्रसेनजीत ने किया था। और इसकी बहन थी कौशल देवी, उसका विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। मगध के राजा थे बिंबिसार, बिंबिसार की पत्नी थी कौशल देवी, और कौशल देवी का भाई कौन था? प्रसेनजीत था। तो प्रसेनजीत और बिंबिसार है वो दोनों साला बहनोई थे। अगले बात है वज्जी। ये महाजनपद जो वज्जी महाजनपद है, ये गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। नेपाल तक फैला हुआ था, वज्जी था। और ये प्रसिद्ध गणराज्य था। यहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी वज्जी में। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से जो महाजनपद थे जिनमें राजतंत्रात्मक थी, कितने राजतंत्रात्मक थे और कितने गणतंत्रात्मक थे। इनकी संख्या भी हम आपको अभी बता देंगे। इसमें 8 छोटे छोटे गणराज्य थे वज्जी में, जिसमें से विदय है, लिच्छवी है, ज्ञात्रिक है, ये मुख्य थे। इन गणराज्यों की संघीय राजधानी वैशाली थी। यानी वज्जी की राजधानी कौन सी थी? वैशाली थी। महावीर स्वामी है वो कहाँ के थे? वज्जी के थे, यानी यहीं के थे, वैशाली के थे। गुप्त वंश के शासनकाल में वैशाली के लिच्छवियों का महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है, और यहाँ के व्यापारी काफी थे, यहाँ के लोग व्यापारी थे। इसके बाद आता है मल्ल महाजनपद, और इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है।
महाभारत में भी मल्ल का उल्लेख मिलता है और यह वज्जी संघ के में पड़ोस में ही था। अब जैसे मान लो प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद का उल्लेख महाभारत में मिलता है, तब आपका उत्तर क्या होना चाहिए? मल्ल का। और यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो वज्जी में गणतंत्रात्मक थी और मल्ल में भी गणतंत्रात्मक थी। और यहाँ की राजधानी है वो कुशीनगर थी। दो दो नगर थे यहाँ पर, दो गणराज्यों में बंटा हुआ था ये, और एक की कुशीनगर थी और दूसरे की पावा थी। तो कहने का अर्थ है कि मल्ल गणराज्य दो भागों में बंटा हुआ था, दोनों भागों में एक की राजधानी कुशीनगर और दूसरे की पावा थी। मल्ल लोग अपनी साहसिकता और युद्ध के लिए विख्यात थे। इसके अलावा कालांतर में मगध राज्य ने इस गणराज्य को अपने साम्राज्य में विलीन कर लिया। मगध का राजा बिंबिसार था, उसने अपने इस राज्य को अपने राज्य में विलीन कर लिया। भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में ही अपने प्राण त्यागे थे। कहां पर त्यागे थे? कुशीनगर में ही। सातवां जो महाजनपद था वो था चेदी, और ये बुंदेलखंड में चेदी महाजनपद है वो फैला हुआ था। आधुनिक जो बुंदेलखंड है वहां फैला हुआ था। इसकी राजधानी का नाम शक्तिमती था और इसी नाम की एक नदी के तट पर बसी हुई थी। राजस्थान के मत्स्य राज्य से इसकी महत्वपूर्ण संबंध थे। अब देखिए, अगर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन से महाजनपद के संबंध है वो राजस्थान के मत्स्य जनपद से थे, तो वो जनपद था चेदी और ये बुंदेलखंड में फैला हुआ था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। अगला है वत्स। वत्स महाजनपद जो है वो गंगा नदी के दक्षिण में था। किसके था? दक्षिण में था। इसकी सीमाएं है वो कोसल राज्य को छूती थी। कोसल राज्य जिसमें महाप्रतापी सूर्यवंशी राजाओं ने शासन किया था। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कहां थी? कौशाम्बी थी। कौशाम्बी आधुनिक प्रयाग से लगभग 38 मील दूर थी। प्राचीन ग्रंथों में इस राज्य को वंश अथवा वत्स भी कहा गया है। वत्स भी, इसका नाम एक वत्स भी मिलता है, एक वंश भी मिलता है और वत्स भी मिलता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में यहाँ पर शतानीक और उसके पुत्र उदयन ने शासन किया था। यानी जैसे शतानीक और उदयन ने 6ठी शताब्दी में शासन किया। राजा उदयन अपने युग के एक प्रसिद्ध शासक थे। उसकी मृत्यु के बाद मगध ने इस राज्य को हड़प लिया था। मगध बड़ा हो गया, मगध ने कौशल को हड़प लिया और सबको हड़प लिया, तो यानी यहाँ पर मगध है वो बड़ा होता जा रहा है। इसके बाद है कुरु। आधुनिक दिल्ली मेरठ के पास का जो क्षेत्र था वो कुरु महाजनपद के नाम से जाना जाता था। दिल्ली और मेरठ के आसपास का क्षेत्र। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ भी था। महाभारत कालीन पांडव वंश के युधिष्ठिर ने इस पर शासन किया था। कुरु पर शासन करने वाले युधिष्ठिर ने इस पर शासन किया था। और कालांतर में पांडव राजवंश का पतन हो गया और छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उन सब से मिलकर के कुरु गणराज्य की स्थापना। जिससे क्या है कि इस बड़े राज्य का विनाश हो गया। बड़े राज्य का विनाश होने से छोटे छोटे राज्यों ने पुनः शासन या पुनः एक राज्य बनाया, जिनको कुरु गणराज्य कहा गया। 11वां जो महाजनपद था वो था पांचाल। और वर्तमान में रुहेलखंड और यमुना नदी के मध्य पांचाल राज्य ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में स्थित था। इसकी दो राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर थी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। इसकी भी दो राजधानियां थी। एक तो इसका भी दो भाग थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी तो अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। पांचाल का राज्य चंबल नदियों के किनारों तक फैला हुआ था, यानी राजस्थान को टच कर रहा था। कुछ समय तक यहाँ पर दुर्मुख और ब्रह्मदत्त ने भी शासन किया था और ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में यहाँ गणतंत्र व्यवस्था कायम थी। तो यानी इसमें भी ये जो पांचाल शासन था, पांचाल में भी क्या था? गणतंत्र व्यवस्था थी। इसके अलावा 11वां है वो मत्स्य महाजनपद है, जो राजस्थान में फैला हुआ था। जयपुर, भरतपुर और अलवर जिलों में ये मत्स्य महाजनपद फैला हुआ था। आप अभी देखते हैं कि जैसे भरतपुर, अलवर, उधर जो है मत्स्य यूनिवर्सिटी का नाम क्यों है? क्योंकि वहां पर कोई समय मत्स्य महाजनपद था और ये बहुत बड़ा विस्तृत राज्य था। इसकी सीमाएं और अरावली की पहाड़ियों से सरस्वती नदी के तट तक फैली हुई थी। जयपुर के पास जो आधुनिक बेराट जिसको कहते हैं, जिसको प्राचीन काल में विराट नगर के नाम से जाना जाता था, और महाभारत काल में राजा विराट मत्स्य में शासन कर रहे थे। राजा विराट जो है वो ये मत्स्य के शासक थे और उन्हीं के नाम पर उस विराट नगर का नाम पड़ा। और आज अब जब हम बेराट को खोदते हैं तो बौद्धकालीन जो है अवशेष प्राप्त होते हैं बेराट से। और इसकी राजसभा में पांडवों ने अपने वनवास काल का अंतिम क्षण बिताया था। अज्ञातवास, यानी 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का जो अज्ञातवास था, जिसमें उन्हें दिखना ही नहीं था। तो उस अज्ञातवास का समय है वो विराट नगर में, यानी जयपुर के पास विराट में ही उन्होंने बिताया था। किसने? पांडवों ने।
कालांतर में ये राजवंश समाप्त हो गया और बाद में मगध ने इस पर अधिकार कर लिया, यानी ये भी एक मगध के अधीन हो गया था। 12वां जो राज्य था, महाजनपद था, वो था सूरसेन, और ये मथुरा के आसपास था। यमुना नदी के तट पर बसी मथुरा इसकी राजधानी थी, और ये यादवों का राज्य था। यादव वंश के कुनिंद नाम के राजा है, वो वहां पर शासन करते थे। सूरसेन में कौन से थे? कुनिंद नाम के, और यहाँ पर राजतंत्रीय व्यवस्था थी। 13वां है वो है अस्मक, और इसका दूसरा नाम अस्सक भी है। क्या नाम है? अस्सक भी है। तो महाजनपद दक्षिण में गोदावरी के आसपास का क्षेत्र था। अस्मक जो है ये गोदावरी के आसपास का क्षेत्र था, और ये दक्षिण में था। ये क्या है कि सबसे दक्षिण में था, और इन 16 महाजनपदों में यही सबसे दक्षिण में बसा हुआ था। अब देखिए यहां से एक प्रश्न बन जाता है कि 16 महाजनपदों में सबसे दक्षिण में कौन सा महाजनपद था? तो वो था अस्मक। कौन सा था? अस्मक। और इसकी राजधानी पोतन अथवा पोदन्य इसकी राजधानी थी। इक्ष्वाकु वंश की एक शाखा ने यहाँ पर राज्य स्थापित किया, और यहाँ पर राजतंत्रीय शासन था। तो सूरसेन में राजतंत्रीय था, और इसमें भी राजतंत्रीय था। इसके बाद 14वां महाजनपद है अवंती। अवंती जो है वर्तमान में जो मालवा है उसमें था, और ये एक विशाल महाजनपद था। इसके उत्तर में शिप्रा नदी से आगे ग्वालियर के पास स्थित एरान तुगोन से दक्षिण में नर्मदा की घाटी में ये फैला हुआ था। विस्तृत राज्य होने से इसकी 2 राजधानियां थी, एक तो उज्जैन थी और एक महिष्मती थी। यानी इसकी 2 राजधानियां थी, अवंती की, एक उज्जैन और महिष्मती। और इस महाजनपद की स्थापना यदुवंश ने की थी। अवंती महाजनपद की स्थापना किसने की थी? यदुवंश ने की थी, यादवों ने की थी। यहाँ यादवों की है वंशी राज्यों ने राज्य किया था, और इस वंश के अंतिम नरेश मंत्री पूर्णिक थे। उनकी हत्या करके अपने पुत्र को अवंती का राजा बनाया। यानी अंतिम नरेश के मंत्री पूर्णिक, अंतिम नरेश जो यहाँ के थे उसके मंत्री थे पूर्णिक। उन्होंने क्या किया कि राजा को मार दिया और अपने बेटे को राजा बना दिया। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में चंड प्रद्योत नाम के राजा यहाँ पर शासन किया करते थे। 15वां है कंबोज महाजनपद, और ये महाजनपद है वो गांधार का पड़ोसी था, जिसमें जम्मू और कश्मीर सीमांत अफगानिस्तान का भूभाग सम्मिलित था। यानी जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान, इधर ये कंबोज फैला हुआ था। और महाभारत में इसकी राजधानी का नाम राजपुर दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है? राजपुर। आज भी यहाँ कंबोज नाम के आदिवासी पाई जाती है। यानी कंबोज में कौन सी आदिवासी पाई जाती है? जाति पाई जाती है कंबोज। और महाभारत काल में चंद्रवर्मन और सुदक्षिण नामक राजाओं ने यहाँ राज किया था। कालांतर में यहाँ राजतंत्र समाप्त हो गया और फिर गणराज्य कायम हुआ। यानी राजतंत्र को समाप्त करके और यहाँ पर क्रांति हुई, राजतंत्र को समाप्त किया गया, और फिर यहाँ पर क्या है कि लोकतंत्रीय शासन स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि गांधार, और ये महाजनपद आधुनिक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो अब पाकिस्तान में है, गांधार अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान स्थान है वहां पर था, और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार देश विद्या कला का केंद्र होने के कारण बहुत विख्यात था, और इसने मगध नरेश बिंबिसार की राजसभा में अपना दूत भी भेजा था। मगध नरेश तो बिंबिसार थे, उनकी सभा में दूत भेजने का काम भी गांधार, यानी पांडवों में जो गांधारी जिनका नाम है, कौरवों की मां, वो भी क्या है कि इसी प्रदेश की निवासी बताई जाती है। अब देखिए कितने महाजनपद थे जिनमें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। टोटल 16 महाजनपद थे, जिनमें से 11 में राजाओं का राज था, राजतंत्रीय थे, जिसमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, मत्स्य, सूरसेन, अवंती, गांधार, चेदी और अस्मक, यहाँ पर राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। और इसके अलावा लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था जो थी इन 3 में थी। 3 में शुरू से थी। राजतंत्र को समाप्त करके यहाँ पर गणतंत्र व्यवस्था लागू की गई थी। कुरु, पांचाल और कंबोज, इनमें पहले तो राजतंत्रीय व्यवस्था थी, लेकिन फिर क्या है कि राजाओं ने क्रांति करके वहां उस शासन व्यवस्था को हटाकर गणतंत्रीय शासन व्यवस्था लागू की। और शुरू से ही गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। वज्जी और मल में शुरू से ही गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। तो आपके यहां से प्रश्न आ सकता है कि किसको तो गणतंत्रात्मक शासन स्थापित किया गया राजतंत्र को हटा करके, तो वो तो 3 है, और जिनमें राजतंत्रीय व्यवस्था थी वो 11 थे। 3 में राजतंत्रीय व्यवस्था को हटा करके लागू किया गया। 2 ऐसे थे जिनमें शुरू से ही राजतंत्रीय व्यवस्था नहीं थी, गणतंत्रीय व्यवस्था थी, वो थे वज्जी और मल। अब देखिए गणराज्यों की शासन प्रणाली कैसी थी। गणराज्य ईसा पूर्व भारत में वज्जी, कुरु, पांचाल, कंबोज, मल और शाक्यों के प्रसिद्ध गणराज्य, ये प्रसिद्ध गणराज्य थे। इसमें कोई परंपरागत राजा नहीं था, और संपूर्ण शक्ति जनता के हाथ में थी।
यानी कहने का अर्थ है कि प्रसिद्ध जो विद्वान कौटिल्य है, उन्होंने भी अर्थशास्त्र में ये बात लिखी है कि गणराज्यों में प्रत्येक व्यक्ति अपने को राज्य का राजा समझता था। इस यहाँ पर न कोई छोटा था और न कोई बड़ा था, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। तो गणराज्यों में शासन व्यवस्था में एक राष्ट्रपति हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? राष्ट्रपति हुआ करते थे, जिसको राष्ट्रपति गणपति कहते थे, गणश्रेष्ठ भी कहते थे, संघ मुख्य भी कहा जाता था। और इनका चुनाव होता था, निर्वाचन होता था। गणराज्य को जनता के नाम पर गणराज्य का शासन चलाना था, इसे राजा भी कहा जाता था। शाक्य गणतंत्र के गणश्रेष्ठ शुद्धोधन, जो महात्मा बुद्ध के पिता थे, शाक्य गणतंत्र जो थे, वहां के गणश्रेष्ठ जो थे, या उसको राष्ट्रपति कह सकते हैं, वो शुद्धोधन थे। शुद्धोधन का बेटा महात्मा बुद्ध था, उसको राजा भी कहा जाता था। इसी प्रकार लिच्छवियों के गणपति चेटक के लिए भी राजा शब्द का उपयोग होता है। तो एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, इसके अलावा उनकी मंत्री परिषद होती थी शासन व्यवस्था में। यह परिषद गणपति को शासन चलाने में महत्वपूर्ण राय देती थी। शासक वर्ग के लोग ही मंत्री परिषद के सदस्य बनाए जाते थे, और एक प्रकार की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था थी। इसकी सदस्य संख्या 9 थी। मंत्री परिषद में कितने सदस्य थे? 9 थे। इसके अलावा एक परिषद और थी जिसका नाम परिषा का था। गणपति और मंत्री परिषद परिषा के प्रति उत्तरदायी थे। परिषा गणराज्य की संस्था होती थी, इसे परिषद भी कहते थे। और ये वर्तमान में लोकसभा के समान थी। जैसे वर्तमान में जब हम लोकसभा यहाँ से जैसे एमपी चुनकर के भेजते हैं, वो एमपीओ की जो सभा, जो सदन है लोकसभा, उसी के समान परिषा थी। परिषा के सदस्यों का निर्वाचन जनता करती थी, और परिषा के प्रतिनिधि राजा कहलाते थे। परिषा के प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या पर आधारित थी। लिच्छवी गणराज्य में परिषा के प्रतिनिधि संख्या 7700 थी। यानी लिच्छवी जो गणराज्य था उसमें परिषा के सदस्य कितने थे? 7700 थे। इसके अलावा जो अपन ने पढ़ा था कि संस्थागार क्या था, देखिए संस्थागार क्या था। परिषद की बैठक बुलाने के लिए, या परिषद की बैठक संस्थागार नामक भवन में होती थी, और ये एक लोकसभा भवन के समान था। परिषद के सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्य, गणपति इसमें एकत्र होकर के महत्वपूर्ण विषयों पर वाद विवाद करते थे, विचार करते थे, और बहुमत और सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते थे। पक्ष विपक्ष में मत देने वाले एक रंगीन सलाखाएं हुआ करती थी। रंगीन सलाखाएं होती थी, तो वो रंगीन सलाखाएं क्या करते थे? जैसे मान लो पक्ष है जैसे ग्रीन है, और विपक्ष है वो रेड है, तो उनसे कहा जाता था कि आप इनमें से कोई सलाखा चयन करें। तो उनमें से जैसे ग्रीन को चयन कर लिया, तो इसका मतलब है कि उस कानून के पक्ष वाले हैं। फिर उन सलाखाओं की गणना कर ली जाती थी, और यदि जिसमें सलाखाएं ज्यादा होती उसी को मान लिया जाता था। और विवादग्रस्त विषय जितने भी होते थे तो वो मतदान से तय होते थे। पक्ष विपक्ष से संबंधित रंगीन सलाखाओं को अधिकारी एकत्रित करता था, और जो अधिकारी रंगीन सलाखाओं को एकत्र करता उसे सलाखा ग्राहक कहा जाता था। सलाखा ग्राहक कहा जाता था। संस्थागार में जो बैठने का स्थान था उसको आसन कहते थे, और आसन पर बैठने का भार था, यानी सदस्यों को जो उचित स्थानों पर बैठाने का जो भार, यानी उनको लोगों को बैठाने का जो दायित्व दिया गया था, उसे आसन प्राध्यापक कहा जाता था। अब देखिए, उन गणराज्यों में सेना और पुलिस भी थी। गणराज्य की रक्षा के लिए एक सेना का गठन किया गया था। सेना के संचालन के लिए एक सेनापति होता था। उसकी सहायता के लिए कई सेनानी होते थे, और सेनापति और सेनानियों की नियुक्ति गणराज्य की ओर से गणपति करता था। जो राष्ट्रपति होता था वही किया करता था। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कितने अधिकारी और कर्मचारी कितने थे। शासन का काम चलाने के लिए कई नागरिक अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे। अलग अलग सारे श्रेणियां थी, जिनमें आसन प्राध्यापक होते थे, गणपूरक होते थे, सलाका ग्राहक होते थे। अन्य अधिकारी जैसे महापात्र है, व्यवहारिक है, सूत्रधार है, ये भी होते थे। संकट काल में गणराज्य के सभी नागरिक गणराज्य के सेवक माने जाते थे, और उनकी सेवा ली जाती थी। इसके अलावा वहां पर न्याय व्यवस्था कैसी थी? देखिए, गणराज्यों में न्याय व्यवस्था का उत्तम प्रबंध था। छोटे छोटे झगड़ों और विवादों का निपटारा स्थानीय सभाएं कर देती थी। वैसे न्यायालयों की भी व्यवस्था थी। परिषद, मंत्री परिषद, गणपति न्याय का काम करते थे, और शासन चलाने के लिए कर और आय व्यय का विवरण भी रखा जाता था। देखिए क्या क्या रखा जाता था। गणराज्य का शासन चलाने के सारे गण के लोगों को कर देना पड़ता था। कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से भी कर लिए जाते थे। जुर्माना तथा राष्ट्रपति को मिलने वाली भेंट भी गणराज्य की आय मान जाती थी। जैसे जुर्माने से या राष्ट्रपति को अगर कोई भेंट मिलती थी कहीं से, वो भी गणराज्य की आय ही मान जाती थी। जैसे वन है, खदान है, अन्य कर साधनों से भी गणराज्य की आमदनी होती थी। यानी कहने का अर्थ है कि राज्य को चलाने के लिए निश्चित कर भी लिए जाते थे। लेकिन इन गणराज्यों का पतन हो गया। उनके पतन का क्या कारण रहा? पतन के कारण देखिए 2 कारण थे। उन कारणों को बताता हूं कि गणराज्यों में आपसी एकता का अभाव था।
आपसी ईर्ष्या और द्वेष भाव रहता था। एकता के अभाव में आपको पता है किसी का भी पतन हो जाता है। दूसरा कारण था संस्थागारों के प्रतिनिधि सदस्यों में आपसी दलबंदी थी, उनमें परस्पर सहयोग और विश्वास की कमी थी, वे आपसी ईर्ष्या से पीड़ित थे। यानी वहां पर संस्थागार में काम करने वाले जो व्यक्ति थे वो आपस में गुटबंदी रखते थे। गुटबंदी के कारण विभिन्न दलों के नेता गणराज्य के हितों को भूल जाते और अपने हितों की रक्षा करते, अपने दलों की रक्षा करते और राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचता। चौथा इसका कारण था गणराज्य के कुछ नागरिक साधारण और व्यक्तिगत लाभ के लिए देशद्रोह तक कर देते थे। वे शत्रुओं से पैसा धन संपत्ति लेकर के गणराज्य के गुप्त भेद देने से नहीं हिचकते थे। एक कारण ये भी था क्योंकि देश के जो नागरिक थे तो वो जो वास्तविक बात थी वो लोग दुश्मनों को बता देते। इसके अलावा है मगध जैसे शक्तिशाली शत्रु ने उनमें फूट डालने का सदैव प्रयत्न किया और उस चाल में सफल हो गए और गणराज्यों को हराने में या गणराज्यों को का विकेंद्रीकरण करने में या उनको बिखेरने में मगध राज्य का सबसे ज्यादा अधिक योगदान रहा। बौद्ध साहित्य में यह लिखा हुआ है कि मगध के नरेश अजातशत्रु महात्मा बुद्ध से वैशाली के लिस्पियों की सफलता के कारण पूछे थे और उसने फूट डलवाकर उन्हें पराजित किया था। छठा इसका कारण है मगध जैसे राज्य का राजतंत्रात्मक शासन पद्धति के कारण अधिक शक्तिशाली बन गए थे। और शक्तिशाली बनने के कारण क्या है कि राजतंत्रात्मक पद्धति में जो निर्णय होता है वो शीघ्र लिया जा सकता है क्योंकि उसमें तो एक राजा ही होता है और राजा है वो अपना निर्णय लेकर के अपनी सेना को कहा कि उस पर आक्रमण कर दो तो वो सेना आक्रमण करेगी। और ये जो गणतंत्री व्यवस्थाएं थी तो वहां पर तो कोई भी निर्णय लिया जाता तो लोगों को पूछ करके लिया जाता था और गणतंत्र और शासन पद्धति में प्रत्येक विषय पहले काफी बहस होती थी, उसके बाद निर्णय होता। तब तक क्या है कि शत्रु है वो उसे घेर लेता था। सातवां एक कारण था पतन का कि गोपनीयता गणराज्यों के लिए संभव नहीं थी। कोई भी गोपनीय निर्णय अधिक समय तक गोपनीय नहीं रह पाता था और शत्रु इसका लाभ उठा लेते थे। आठवां इसका कारण है मगध ने वज्जी संघ तथा अन्य गणराज्यों में अपने गुप्तचरों का जाल बिछा लिया और आक्रमण करने से पूर्व सभी महत्वपूर्ण सामरिक तथ्य एकत्र कर लिए और उपयुक्त सभी कारणों से सामूहिक परिणाम स्वरूप गणराज्यों का पतन हुआ। तो ये 8 कारण थे जिससे ये उनका पतन हो गया था। उम्मीद करता हूं ये पाठ आपके समझ में आया है। एक बार दो बार जब आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि पूरा समझ में आ जाएगा। 9610208295 इन पर आप जरूर ऐड हो जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।